अरे इस वक्त कहाँ जा रही हो तुम? मैं छत की तरफ जा रही थी जब रज्जो की बात सुनकर वापस मुड़ गई। क्या बात है रज्जो, छत पर जा रही हूँ, क्या नजर नहीं आ रहा तुम्हें? मैं रूखे अंदाज में बोली तो वो कहने लगी, मगर इस वक्त छत पर तो। उसकी अधूरी बात ने मुझे उलझा दिया। यूं भी जब से मेरे साथ यह हादसा हुआ था मेरी कुव्वत बर्दाश्त जैसे जवाब दे गई थी और सोचने समझने की सलाहियत भी ख़त्म हो गई थी। छोटी छोटी बात पर मुझे गुस्सा आ जाता और ये अलग बात है कि यह गुस्सा भी मैं किसी पर निकाल नहीं सकती थी, बस अंदर ही अंदर अपनी जान खाती रहती। मगर रज्जो से गुस्से या सख्ती से बात करने पर कोई ममानियत नहीं थी, क्योंकि वो इस घर की मालिक नहीं बल्कि मेरी तरह इस घर की मुलाजमा थी और उसके साथ किसी भी अंदाज से बात करने पर मुझे कोई बाज पुर्स करने वाला नहीं था। रज्जो भी मेरा अंदाज देखकर किधरे झिझक गई, फिर कहने लगी कि बीबी, छत पर तो जिन्नात है, आपने सुना तो होगा कि सब लोग कहते हैं कि छत पर नहीं जाना चाहिए और अभी तो मगरिब होने वाली है। मेरी मानो तो बाकी की सफाई हम कल कर लेंगे। बाजी को मैं कह दूंगी कि हम दोनों ही बहुत ज़्यादा थक गए थे। अब मैं कल जल्दी आ जाऊंगी तो तुम्हारे साथ मिलकर सफाई करवा दूंगी, मगर इस वक्त मैं ऊपर नहीं जा सकती। रज्जो के साफ इनकार करने पर मुझे गुस्सा आ गया। रज्जो, तुम जानती हो कि बाजी को काम से इनकार करने पर गुस्सा आ जाता है और इस वक्त वो घर पर नहीं है, तभी तुम उनकी गैर मौजूदगी का फ़ायदा उठा रही हो। मगर तुम ये बात भूल गई हो कि जब वो घर पर आएंगी और जब उन्हें ये मालूम होगा कि हमने आधी अधूरी सफाई की है, तब वो क्या कहेंगी? कल तो घर पर सब मेहमान इकट्ठे हो जाएंगे और तुम क्या सब लोगों के सामने बेइज्जत होना पसंद करोगी? मेरी बात सुनकर रज्जो जज्बे हो गई थी। फिर कहने लगी, अभी तो मैं बहुत थक गई हूँ, मैं एक कप चाय का पी लूँ फिर आती हूँ। रज्जो बहाने से वहाँ से खिसक गई और रज्जो के बारे में इतना तो मैं जानती थी कि वो जब भी किसी काम को अधूरा छोड़ दे वो उसे मुकम्मल नहीं करती। तब मैं उसे आवाज़ें देती रह गई, मगर उसने सुनी अनसुनी कर दी। मैं भी बुरी तरह से थक गई। मेरा भी दिल चाहने लगा था कि मैं भी वापस चली जाऊं, मगर जानती थी कि अगर बाजी ने छत की हालत देखी तो वो गुस्सा आ जाएंगी। मैं जब ऊपर आई तो हर तरफ गंद बिखरा पड़ा था। यहाँ पर 2 कमरे बने हुए थे जिनके आगे छोटा सा बरामदा था। पूरी छत खुली थी। उस वक्त ऐसे लग रहा था जैसे न जाने कब से छत की सफाई नहीं की गई। दरअसल कल बाजी के बेटे की सालगिरह थी और ये सालगिरह की तकरीब छत पर ही मुनक्किद की जानी थी, क्योंकि सहन बहुत ही ज़्यादा छोटा था और वहाँ पर ज़्यादा लोगों की गैदरिंग नहीं हो सकती थी। बाजी ने साफ कहा था कि आज हर हाल में छत की सफाई मुकम्मल हो जानी चाहिए, मगर ये देखकर मैं बुरी तरह से बौखला गई कि अकेले में इतनी सफाई कैसे करूं। बार बार मैं रज्जो को आवाज़ें देती रह गई, मगर रज्जो ने मेरी किसी बात का जवाब नहीं दिया। तभी मुझे छोटी बाजी ने बताया कि रज्जो तो छुट्टी करके जा चुकी है और मैं भी अपना काम जल्दी से निपटा लूं। तब मैं सर थाम कर रह गई और फिर कमरे का दरवाज़ा खोलकर जब मैं कमरे में दाखिल हुई तो तेज़ खुशबू ने मेरा इस्तकबाल किया। मैं कमरे की हालत देखकर हैरान परेशान रह गई कि कमरा तो बकौल बाजी के धूल और मिट्टी से अटा हुआ है। हर चीज़ पर गर्द की तह जमी हुई है। मुझे सफाई करने में ज़्यादा देर लग जाएगी। तभी उन्होंने मुझे कहा कि आज की रात तुम हमारे घर पर ही रुक जाना, मगर काम सारा मुकम्मल करना। उन्होंने खाला से भी इजाज़त ले ली थी और खाला को भला किस बात पर एतराज़ हो सकता था। वो तो इसी बात पर खुश थी कि इजाफी काम करने पर मुझे इजाफी रकम मिलेगी जो कि खाला के हाथ ही जाएगी, और खाला भला ये रकम अपने हाथ से कैसे निकलने दे सकती थी। खाला ने बखुशी बेगम साहिबा को भी रखने की इजाज़त दे दी। और अब मैं कमरे की हालत देखकर हैरान रह गई कि इसको तो साफ़ करने की ज़रूरत ही नहीं थी। दूसरा कमरा जब खोलकर देखा तो वो भी साफ़ सुथरा था, मगर उस कमरे में वैसी खुशबू निदारत थी जो उस कमरे में थी। मैं दोबारा पलटकर उसी कमरे में आ गई। कमरे के वस्त में एक बड़ा सा बेड बिछा था। उस पर खूबसूरत सी बेडशीट बिछी हुई थी। मैं बेसाख्ता बेड के ऊपर आकर लेट गई। बिस्तर पर लेटते ही मुझे अजीब सा सुकून महसूस हुआ, मगर उस सुकून के साथ ही मुझे सब कुछ याद आ गया था और मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े। भला ऐसी ज़िंदगी कहाँ जी थी मैंने कब सोचा था कि मुझे ऐसे हालात से भी दो चार रोना पड़ेगा। सब सोचते सोचते मैं रो पड़ी और आंसू पूंछते हुए खुद को हौसला देने लगी कि वक्त कभी भी एक जैसा नहीं रहता, ये हालात भी गुजर जाएंगे। तभी ऐसे महसूस हुआ जैसे किसी ने मेरी बात की तायीद की हो। मैं हड़बड़ाकर उठ बैठी। कमरे में तो मेरे अलावा कोई भी नहीं था, तो फिर ये आवाज़ कैसी थी?
میں نے پوچھا کون ہے یہاں پر، مگر آواز ندارت۔ تب میں نے سوچا کہ یقیناً یہ میرا وہم ہوگا، میں بھی تو کام کر کے بہت زیادہ تھک گئی تھی، شاید تبھی مجھے وہم ستا رہے تھے۔ میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں تھوڑی دیر کے لیے سو جاؤں اور پھر باقی کام کر لوں گی۔ یوں بھی دونوں کمرے تو بالکل صاف ستھرے تھے، ان کی تو صفائی کرنے کی ضرورت بھی نہیں تھی، تو باجی نے مجھے ایسا کیوں کہا تھا؟ یہ سب سوچتے سوچتے میں نیند کی وادیوں میں کھو گئی، نہ جانے میں کتنی دیر سوئی رہی۔ یکدم مجھے محسوس ہوا کہ جیسے کسی کے بازوں کے اثار میں ہوں۔ میں بری طرح سے اڑبڑا کر بیٹھی، پھر جب میں نے آنکھیں کھولی تو بری طرح بوکھلا گئی، کیونکہ میرے پاس میرا نام نمیر ہے۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں اپنے ماں باپ کے ساتھ خوش و خرم زندگی گزار رہی تھی۔ میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی جسے بہت دعاؤں سے مانگا گیا تھا۔ امی نے بتایا تھا کہ میں ان کی شادی کے 10 سال بعد پیدا ہوئی۔ امی نے مجھے پانے کے لیے بہت سے درباروں پر منتیں مانگی تھی، کتنے ڈاکٹرز کے پاس جا کر علاج کروایا تھا، اور تب جا کر اللہ نے ان کی یہ مراد پوری کی تھی۔ امی ابو نے مجھے ہتھیلی کا چھالا بنا کر رکھا تھا۔ ہمارا کرائے کا گھر تھا، ابو پرائیویٹ نوکری کرتے تھے، تنخواہ معمولی تھی، مگر مجھے انہوں نے شہزادیوں کی طرح پالا تھا، کبھی کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہونے دی۔ میری بات منہ سے نکلنے سے پہلے ہی میری امی ابو پوری کر دیا کرتے تھے۔ میں خود کو خوش قسمت ترین لڑکی سمجھتی تھی جسے دنیا میں صرف لاڈ اور محبت ملی تھی۔ سختی سے تو میں ناواقف تھی۔ میں کیا جانتی تھی کہ زندگی میں مجھے ایسا رخ دکھائی دینے والا ہے کہ میں محبت اور آسائشوں کا مفہوم ہی بھول جاؤں گی۔ اس دن میں حسب معمول اسکول میں تھی جب میرے چچا مجھے لینے کے لیے آئے۔ وہ بہت ہی زیادہ رو رہے تھے۔ انہیں دیکھ کر میں پریشان ہو گئی۔ کیا بات ہے چچا، کیا ہوا؟ مگر وہ مسلسل روئے جا رہے تھے۔ انہوں نے مجھے میری بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ جب میں گھر آئی تو سامنے امی ابو کی میت پڑی ہوئی تھی۔ میں دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ آج میرے امی ابو خاندان میں کسی شادی پر گئے تھے۔ وہ دونوں موٹر سائیکل پر سوار تھے۔ ان کے موٹر سائیکل کا ایک ٹرک کے ساتھ ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ ٹرک والا نشے میں دھت تھا۔ اس کے غلط ٹرن لینے کی وجہ سے میرے ماں باپ اس کی غلطی کی وجہ سے موت کے منہ میں چلے گئے اور میں یتیم ہو گئی تھی۔ ان کے جانے کے بعد مجھے معلوم ہوا کہ میں دنیا میں اکیلی تھی۔ میرے وہ رشتہ دار جو میرے ماں باپ کی موجودگی میں مجھ سے محبت جتاتے تھے، اب ان سب نے آنکھیں ماتھے پر رکھ لی، اور وہ سب اسی پریشانی میں مبتلا تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ انہیں میری ذمہ داری لینی پڑ جائے، جبکہ وہ سبھی میری ذمہ داری لینے سے پریشان ہو رہے تھے۔ ایسے میں میرے رشتے کی خالہ کہنے لگی کہ میں نمیرہ کو اپنے ساتھ لے کر جاؤں گی۔ رضیہ خالہ کی میری امی کے ساتھ بالکل نہیں بنتی تھی۔ امی انہیں پسند نہیں کرتی تھی، اور وہ بھی امی کو ہمیشہ نیچا دکھانے کی کوشش کرتی۔ ان کے گھر کے حالات ہمارے گھر کے حالات کے مقابلے میں کافی بہتر تھے، اور جب انہوں نے یہ بات کی تو میرے چچا اور تایا نے یوں سرخرو ہو کر سانس لیا جیسے ان کا زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ حل ہو گیا۔ میں نے رضیہ خالہ کی طرف دیکھا تو انہوں نے مسکرا کر اپنی بات کی تائید کی، کہنے لگی اپنا ضروری سامان باندھ لو، اب تم میرے ساتھ میرے گھر پر چلو گی۔ یہ گھر تو کرائے کا تھا، اور تب تایا نے گھر کا سامان اونے پونے بیچ کر گھر خالی کر دیا۔ وہ پیسے میرے ہاتھ میں تھما کر کہنے لگے یہ تمہارے پیسے، ان کا جو چاہے استعمال کرو۔ اس دن جب میں گھر چھوڑ کر آ رہی تھی تو میں پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ جیسے ہی سب رشتہ دار نظروں سے اوجھل ہوئے تو رضیہ خالہ مجھ سے کرخت آواز میں کہنے لگی اب یہ رونا دھونا بند کرو اور خاموشی سے چلو۔ لوگوں کو کیا کہ تم رو دھو کر تماشا دکھا رہی ہو؟ مجھے یہ سب پسند نہیں ہے۔ میں نے حیرت سے ان کا یہ بدلتا رویہ دیکھا، مگر خاموش رہی۔ ہو سکتا ہے کہ انہیں واقعی میں یہ بات بری لگی ہو۔ جب میں ان کے گھر پر آئی تو گھر آتے ہی گویا مجھ پر طوفان کھڑا ہو گیا تھا۔ گھر میں بہت سارے چھوٹے چھوٹے بچے تھے، اور سب سے ناقابل برداشت بات یہ تھی کہ ان کا ایک بیٹا معذور بھی تھا جو گندے سندے حلیے میں تھا اور آزادی سے پورے گھر میں گھومتا پھرتا رہتا۔ اس کی موجودگی میں تو میں آرام کرنے سے بھی محروم رہتی۔ ایک دن رضیہ خالہ مجھ سے کہنے لگی کہ مجھے کچھ پیسے چاہیے، تم اپنے کچھ پیسے مجھے ادھار دے دو، میں تھوڑے دن بعد تمہیں واپس کر دوں گی۔ یہاں پر آ کر تو مجھے ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے میں نے زندگی کا سب سے غلط فیصلہ کیا، مگر مجبوری تھی، کیا کرتی؟ رشتہ دار تو رکھنے کو تیار نہیں تھے۔ چچا نے جاتے وقت اپنا نمبر لکھ کر مجھے دیا کہ جب بھی کوئی ضرورت ہو تو مجھے کال کر لینا۔
मैं तुमसे मिलने के लिए आ जाऊंगा। वो चिट तो मैंने संभाल कर रख ली थी, मगर मेरा उन्हें कॉल करने का कोई इरादा नहीं था। अगर वो इतने ही अच्छे होते तो वो मुझे इस औरत के हवाले क्यों करते। थोड़े थोड़े करके उस औरत ने मुझसे सारे पैसे ऐंठ लिए और फिर एक दिन कहने लगी कि हम तुम्हें कब तक घर में रखकर मुफ्त की रोटियां तुड़वा सकते हैं। देखती नहीं हो कि मेरा शौहर एक ही कमाने वाला है और घर में सब खाने वाले। ऐसे में तुम्हारा बोझ भी हम पर आ पड़ा। मैंने खाला को कहा कि आप खुद मुझे साथ लेकर आई हैं, मैं आपके साथ नहीं आई थी, और अगर आप इतना ही तंग आ गई हैं तो आप मुझे मेरे रिश्तेदारों के हवाले कर दें। रज़िया खाला को शायद मुझसे इस बात की तवक्को नहीं थी। तंज़िया अंदाज में कहने लगी कि तुम्हारे रिश्तेदार तो तुम्हें रखने को तैयार नहीं है। तब मैंने कहा कि आप मेरे पैसे मुझे वापस कर दें, मैं किसी हॉस्टल में जाकर रह लूँगी, कहीं नौकरी कर लूँगी। मेरा अंदाज अटल था। रज़िया खाला को किसी गड़बड़ का एहसास हुआ। उन्होंने जल्दी से अपने गुस्से वाला चोला उतार फेंका और मोहब्बत भरे अंदाज में कहने लगी कि अरे तुम तो हमारी अपनी बच्ची हो, भला तुमसे अपने दिल की बात नहीं करूँगी तो किससे करूँगी। मैं तो तुम्हें बता रही हूँ कि इस महंगाई में गुजारा करना कितना मुश्किल हो रहा है। मुझे उनका पल पल बदलता रवैया हैरान कर रहा था कि मैं अब इस घर से भाग जाना चाहती थी। एक दिन रज़िया खाला मुझे अपने साथ लेकर एक घर में आई थी और कहने लगी कि तुम ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हो, वरना तुम्हें किसी अच्छी जगह नौकरी पर लगवा देती, मगर मेरी मजबूरी है कि तुम्हें घर में लेकर आई हूँ। जब तक तुम्हारे खालू को कोई अच्छी नौकरी नहीं मिल जाती तब तक तुम इस घर में काम करोगी। ये बात कहकर वो नज़रें चुराने लगी और मैं बुरी तरह से परेशान हो गई। एक नज़र मैंने उस बड़े से घर पर डाली और फिर ये सोचकर खामोश हो गई कि चलो पल भर तो मुझे उस जेल से फरार इख्तियार करने में मिल जाएंगे, वही गनीमत है। मैंने यहाँ पर नौकरी करने की हामी भर ली थी। शाइस्ता बाजी मूडी औरत थी। उनका मूड होता तो अच्छे से बात करती और गुस्से में होती तो मुलाजमों को बुरी तरह से झिड़क देती। गो कि उनका घर इतना बड़ा नहीं था, मगर उनका शुमार खाते पीते घरानों में ही होता था। उनके 2 बच्चे थे। उनके शौहर छोटा मोटा कारोबार करते थे। वो लोग शरीफ थे। वो मुझे यहाँ पर काम करने में कभी कोई मसला नहीं हुआ। मेरे साथ एक और लड़की रज्जो जो यहाँ पर काम करती थी, वो बहुत बातूनी और चालाक लड़की थी। मेरे उसके साथ बहुत ही कम बनती। जब भी ज़्यादा काम होता तो वो इसी तरह से भाग जाती, और जैसे आज वो काम मुझ पर फेंक कर भाग गई थी, मैं उस कमरे में आकर सो गई। अब जब आँख खोलकर देखा तो वो एक बहुत हसीन और जमील नौजवान था जिसके पास ही मैं उस वक्त सो रही थी। वो मेरे लिए एक अजनबी था। मैं सटपटा कर रह गई। शर्म के एहसास से ही मेरी आंखें झुक गई, मगर अगले ही पल गुस्से ने जगह ले ली। कौन हो तुम? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसे आने की? अब की बार मैं गुस्से से बोली तो वो हंस पड़ा और कहने लगा, कितनी देर से तो तुम यहाँ सो रही हो, तब तुम्हें गुस्सा नहीं आया? उसकी बात सुनकर मैं उछल कर खड़ी हो गई। क्या मतलब? कहना क्या चाह रहे हो तुम? तभी दरवाजे पर खटके की आवाज़ सुनाई दी। अरे तू अकेले किसके साथ बातें कर रही है? शाइस्ता बाजी ने मुझे पुकारा तो मैंने पलट कर उन्हें देखा। फिर मैं उस लड़के की तरफ इशारा करके कहने लगी कि इससे, मगर शाइस्ता बाजी ने मेरी बात को नज़रअंदाज कर दिया। अरे वाह, तुमने थोड़ी देर में कमरे को चमका कर रख दिया। कितने दिल से सफाई की है। धूल मिट्टी का तो नामो निशान भी नज़र नहीं आ रहा। वो सताइशी अंदाज में कमरे को देख रही थी और मेरा मुंह खुले का खुला रह गया। मैं कभी उस लड़के को देख रही थी और कभी शाइस्ता बाजी की तरफ। उन्होंने तो लड़के की तरफ ध्यान नहीं दिया था और ना ही उसके बारे में मुझसे पूछा था कि ये लड़का कौन है, और वह अजीब सा मुस्कुराती हुई नज़रों से मुझे देख रहा था। उसका देखने का अंदाज ऐसा था कि मैं बुरी तरह से बौखला गई। बाजी इस कदर हैरान थी कि वो मेरी तरफ ध्यान दिए बगैर दूसरा कमरा देखने के लिए चली गई। अब जब मैंने पलट कर देखा तो मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई, क्योंकि वो लड़का तो वहाँ पर कहीं भी नज़र नहीं आ रहा था। मैं बुरी तरह से डर गई कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। तभी मुझे अपने कान के पास से हंसी की आवाज़ सुनाई दी और मैं भागते हुए बाहर आई तो बाजी कहने लगी कि तुम्हारे हाथ में जादू है, जादू। मैं तो रज्जों से तंग थी, कोई काम ढंग से नहीं करती। सफाई का बोलो तो उल्टे सीधे हाथ मार के गंद इधर उधर फैला के चली जाती है, और तुमने थोड़े टाइम में इन दोनों कमरों के साथ साथ छत को भी साफ कर दिया। छत को देखा तो कहीं कूड़े क्रिकेट का और गंद का नामो निशान नहीं था। ये सब मैंने नहीं किया था। मैं तो जब ऊपर आई थी दोनों कमरे पहले ही साफ थे, और छत की सफाई किसने की मैं सचमुच में चकरा कर रह गई।
बाजी मुझे लेकर नीचे आ गई। आज वो बहुत खुश थी। कहने लगी कि अब तुम थक गई होगी, रज्जो खाना बनाकर चली गई है। ऐसा करो कि रोटियां बना लो और हमारे साथ ही आकर खाना खा लो। रोटियां बनाने के दौरान भी मेरा जहन मुसलसल उलझा हुआ था। मैं उसी लड़के के बारे में सोच रही थी कि वो कौन था और शाइस्ता बाजी ने उस पर ध्यान क्यों नहीं दिया, और वह अचानक से गायब कैसे हो गया। क्या ये सब मेरा वहम था? क्या मैं बहुत ही ज्यादा थक गई हूँ? मुझे ये सब महसूस हो रहा है या मैं पागल हो गई हूँ? मैं जितना सोचती जा रही थी उतना उलझती जा रही थी, और फिर खाने के दौरान भी मेरा जहन मुसलसल उलझा रहा। आज शाइस्ता बाजी इस कदर खुश थी कि उन्होंने मुझे अपने साथ डाइनिंग टेबल पर ही खाना खिलाया। मुझे सोचों में उलझा देखकर कहने लगी कि मैं मानती हूँ कि तुम बहुत ज़्यादा थक गई हो, तभी इतनी खामोश हो। ऐसा करो कि ये बर्तन तुम सुबह धो लेना और अभी तुम स्टोर रूम में जगह बनाकर सो जाओ। सुबह सवेरे भी तुमने ही काम करना होगा। अगर आराम नहीं करोगी तो सुबह कैसे काम पर तवज्जो दोगी? रज्जो तो किसी काम की नहीं है। वो फिर से रज्जो को कोसने लगी। तभी उनकी बेटी कहने लगी, आप रज्जो को निकाल कर किसी और मुलाजमा का बंदोबस्त क्यों नहीं कर लेती? आखिर काम करने वालों की कमी तो नहीं है। उसके नाक चढ़ाकर बोलने पर शाइस्ता बाजी कहने लगी कि आजकल एतमाद वाली काम वाली मिलना भी बहुत मुश्किल है। घर में सफाई करने की नीयत से आती है और सफाया करके चली जाती है। मैं अब उनकी एक एक हरकत पर कैसे नज़र रखूं? तब उन्होंने सताइशी नज़र से मुझे देखा और कहने लगी, ये बच्ची तो बहुत अच्छी है, मैं तो इसे अपने हाथ से निकलने नहीं दूंगी। सोने के लिए जब मैं स्टोर रूम में आई तो मुझे बहुत अजीब सा एहसास हो रहा था। बार बार ऐसे लग रहा था जैसे कोई हवा की मानिंद मुझे छू कर गुजर रहा हो। कभी मुझे अपने बालों की लिट खींचते हुए महसूस होती तो कभी कोई मेरे कान के पास सरगोशी करके गुजर जाता। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है, मगर बार बार किसी का यूं हाथ लगाना मुझे एहसास दिला रहा था कि मेरे आसपास कोई है। मगर वो कौन था, मुझसे क्या चाहता था और मेरे साथ छेड़खानी क्यों कर रहा था? यही सब सोचते सोचते न जाने में कब सो गई। फिर सुबह बाजी के जगाने पर ही मेरी आँख खुली। रात को सोते वक्त मैं जिस कदर थकन का शिकार थी, जिस्म का जोड़ जोड़ दर्द से टूट रहा था, अब उसका कहीं शाइबा तक नहीं था। और सुबह में हशाश पशाश थी, जैसे मैंने कल कोई काम किया ही नहीं हो। शाइस्ता बाजी ने मुझे देखा तो हैरान रह गई। तुम तो बहुत ही ज्यादा चुस्त और चाको चौबंद लड़की हो। मुझे ऐसी लड़की की हमेशा से तलाश थी। और फिर मैं नाश्ते से फरागत के बाद बाकी कामों में मसरूफ हो गई। सजावट के लिए बाजी ने कुछ लोगों को बुला कर रखा था और थोड़ी देर में उन्होंने भी अपना काम मुकम्मल कर दिया। और फिर जब मेहमानों की आमद शुरू होने वाली थी तब बाजी ने मुझे अपने कमरे में बुलाया और एक प्यारा सा सूट मुझे निकाल कर दिया और कहने लगी कि ये सूट तुम पहन लो तो मुझे अच्छा लगेगा। सूट बहुत कीमती था। उसे देखकर मैं परेशान रह गई कि जो भी था, मैंने आज तक कभी किसी की उतरन नहीं पहनी थी। आज तक अम्मी अब्बू ने हमेशा मुझे नए से नए और अच्छे से अच्छे कपड़े बनाकर दिए थे। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ज़िंदगी में किसी की उतरन पहनूंगी। मेरी आंखों में नमी चमक आई। बाजी, जो कि मेरे तमाम हालात से बहुत अच्छी तरह से जानती थी, कहने लगी, फिक्र मत करो, ये किसी की भी उतरन नहीं है, बल्कि ये मैंने बहुत शौक से लिया था। फिर मेरा वज़न बढ़ गया और अब ये मेरे नाप का नहीं रहा। मैंने इसे एक बार भी नहीं पहना। तुम ये पहनो तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। उन्होंने मुझे इस कदर खुलूस से ये बात कही कि फिर मैं इनकार नहीं कर सकी। और जब मैं वो कपड़े पहनकर तैयार होकर बाहर आई तो बाजी के कहने पर मैंने चेहरे पर लिपस्टिक लगा ली, बाल भी खुले छोड़ दिए। बाजी सताइशी नज़रों से मेरे बाल देखने लगी जो घुटनों तक आते थे। तुम्हारे बाल तो बहुत खूबसूरत हैं, क्या लगाती हो अपने बालों में? तब मैंने बाजी को पुरजोश होकर बताया कि अम्मा मेरे बालों में हमेशा तेल का मसाज करती थी। अम्मा के अपने बाल भी ऐसे ही थे और वह चाहती थी कि मेरे बाल भी लंबे और घने हों। अम्मा का जिक्र करते हुए मैं हमेशा की तरह अबदीदा हो गई। और फिर मेहमानों के आगे जब मैं चाय पानी सर्व कर रही थी, वो लोग मुझे देखकर हैरान हो रहे थे कि ये लड़की कौन है। जब शाइस्ता बाजी ने बताया कि ये मुलाजमा है, ये बात सुनकर तो सारे लोगों को यकीन ही नहीं आया था। ये बात सच भी थी कि मैं अपने हुलिये और शक्ल से मुलाजमा लगती नहीं थी। अब हालात ने मुझे इस हद तक मजबूर कर दिया था कि मैंने खुद को हालात के मुताबिक ढाल लिया। मगर आज तो मेरी चुभ ही निराली थी। रज्जो भी मुझे देख देख कर हैरान हो रही थी। तुम तो मैम साहिब लग रही हो, मुलाजमा तो कहीं से नहीं लग रही। हालांकि उसे भी बेगम साहिबा ने अपना ही सूट पहनने के लिए दिया था,
मगर वो सूट में बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। तभी मैं फिर से एक अलग थलग कोने में आकर खड़ी हो गई। थोड़ी देर गुजरी जब मुझे अपने बालों पर सरसराहट महसूस हुई। मैं बुरी तरह से डर कर पलट गई। देखा तो वहाँ कोई नहीं था, जबकि मुझे वाज़ेह तौर पर अपने बालों में सरसराहट महसूस हुई। मैं वहाँ से हटकर चंद कदम आगे खड़ी हो गई थी। अब मैं उन पौधों से हटकर खड़ी थी और फिर मुझे अपने कान के पास सरगोशी सुनाई दी। तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, इतनी कि मेरी तुम पर से नज़र ही नहीं हट रही। ये आवाज़ सुनकर मैं बुरी तरह से डर गई। आसपास देखा तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। तो फिर ये सरगोशी करने वाला कौन था? आवाज़ भी सुनी सुनी लग रही थी। मैं वहाँ से भागकर अपने स्टोर रूम में आ गई, जहाँ मैं रात को रुकी थी। आज भी बाजी ने मुझे यहीं पर रोक लिया था। मुझे बुरी तरह से डर लग रहा था। खौफ महसूस हो रहा था कि ये मेरे साथ रात से क्या हो रहा है। पहले उस लड़के का मेरे पास मौजूद होना, बाजी को वो लड़का नज़र ना आना, उसका गायब हो जाना, और अब ये सब। तभी मुझे दरवाजे पर खटके की आवाज़ सुनाई दी और पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। मेरे मुंह से चीख निकल गई। तभी किसी ने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया। तुम्हें ज़रा ज़रा सी बात पर डरने की आदत क्यों है, जबकि मैं तुम्हें डराने वाला कोई काम नहीं करूँगा? वो सरगोशी मेरे कान के पास सुनाई दी। खौफ से मेरी आंखें उबल पड़ी। कौन हो तुम और मेरे पीछे क्यों पड़े हो? अब जब उसने मेरे मुंह से हाथ हटाया तो मेरे मुंह से सरसराती आवाज़ निकली। वो हंसा और कहने लगा कि तुमने खुद ही मुझे अपनी तरफ मुतवज्जे किया है, खुद मुझे मजबूर किया है कि मैं तुम्हें तंग करूं। पहले तो तुमने खुद मुझे तंग किया, मेरी तन्ख्वाही में मुखल हुई, अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया, और अब जब मैं तुम्हें अपनी मौजूदगी का एहसास दिला रहा हूं तो तुम तंग हो रही हो। वो जैसे मेरी हालत से महजूज होते हुए बोला। मैंने वहाँ से भागने की कोशिश की, मगर उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। ऐसे कैसे जा सकती है तू? यहाँ मेरे पास रुको, मेरे साथ बातें करो, वक्त गुजारो। तुम्हारे साथ बात करना, तुम्हारे पास रहना मुझे अच्छा लगता है। वो मेरे कान में आकर गंभीर लहजे में बोला और मुझे बुरी तरह से डर लगने लगा। देखो, तुम जो भी हो यहाँ से चले जाओ। अगर किसी ने देख लिया तो न जाने मेरे बारे में क्या सोचेगा। मैं एक गरीब और मजबूर लड़की हूँ। मैं नहीं चाहती कि मेरे बारे में कोई गलत बात करे। इस घर में मुलाजमा हूँ, तुम्हारी वजह से मेरी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। न जाने तुम कौन हो। वो हंसने लगा। इस तरह की बातें मत किया करो, तुम्हारे मुंह से इस तरह की बातें अच्छी नहीं लगती। और रही बात कि तुम्हें बेइज्जत करवाने की, तो फिक्र मत करो, तुम पर आंच भी नहीं आने दूंगा। उसके लहजे में यकीन दहानी थी, जिसे महसूस करके मैं सोच में पड़ गई कि ये कौन है और अपने बारे में मुझे साफ तौर पर क्यों नहीं बता रहा। तभी पूरा कमरा रोशनी से नहा गया। अरे, तुम यहाँ क्या कर रही हो? शाइस्ता बाजी की हैरानी भरी आवाज़ मेरे कानों से टकराई तो मैं उछलकर वापस पलटी। मेरे चेहरे का रंग उड़ गया था। क्या बात है, तुम इतना डर क्यों रही हो? अब वो चंद कदम आगे बढ़ी और मैं खौफ से सुन्न होकर रह गई। अगर उन्होंने उस लड़के को मेरे साथ देख लिया तो, मुझसे सवाल पूछा तो, मेरे पास उसकी मौजूदगी का क्या जवाब होगा कि कौन है और मुझसे क्या चाहता है। मगर ये क्या, यहाँ तो मेरे और शाइस्ता बाजी के अलावा कोई भी नहीं था। मैं हैरान परेशान नज़रों से चारों तरफ गोल गोल घूम कर देख रही थी। कमरे में न खिड़की थी और ना ही कोई दरवाज़ा था जिससे वो शख्स निकलकर बाहर जाता, और अगर कोई दरवाज़ा होता भी तो वो लड़का लम्हे के 1000वें हिस्से में आंखों से कैसे गायब हो सकता था। शाइस्ता बाजी को वो क्यों नज़र नहीं आया जबकि वो यहीं पर था। मेरे चेहरे पर खौफ देखकर वो कहने लगी, मुझे लगता है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। तुमने काम भी तो बहुत किए। अभी मैं तुम्हें काम ही कहने के लिए आई थी, मगर तुम आराम करो, सो जाओ। अगर चाहो तो 2 दिन की छुट्टी कर लो, 2 दिन में रज्जो को बुला लूँगी। वैसे भी कल इतना ख़ास काम नहीं होगा तो कल तुम छुट्टी कर लेना। वो हमदर्दी से मुझे देखते हुए गोया हुई और वहाँ से चली गई। उनके जाने के बाद मैं घुटनों के गिर्द बाजू बांध कर बैठ गई। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। अब मैं किस मुसीबत में मुब्तला हो गई थी? क्या मैं पागल हो चुकी थी? क्या मेरे ख्यालात मुजस्सम होकर मेरे सामने आने लगे थे? मैंने हमेशा ऐसे ही सोचा था कि कोई ऐसा शख्स हो जो मुझे अपनायत का एहसास दिलाए, जो मेरी हिफाजत करे। मैं रोऊं तो मेरे आंसू पहुंचे, मगर मेरा वहम इस कदर ताकतवर कैसे हो सकता था? सोच सोच कर मैं पागल हो गई थी।
दोबारा मुझे ऐसा कुछ भी महसूस नहीं हुआ और फिर मैं वहीं पर लेटे लेटे सो गई। और फिर शाइस्ता बाजी ने ज़बरदस्ती मुझे छुट्टी करने पर मजबूर किया था। जाते जाते उन्होंने मेरे हाथ में मिठाई और बचे हुए खाने भी डब्बे में डालकर खाला के लिए भिजवा दिए थे। मैंने इनकार किया तो कहने लगी कि तुम बहुत खुददार लड़की हो। अफसोस है कि तुम्हारे हालात बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। अगर तुम्हारे माँ बाप सर से ना गुजरते तो कभी भी इतनी लालची और घटिया औरत के हाथ तुम न चढ़ती। मुझे तो हैरत है तुम्हारे रिश्तेदारों पर। तुम तो उसके बारे में नहीं जानती थी, तो क्या तुम्हारे रिश्तेदार भी नहीं जानते थे कि ये रज़िया कितनी घटिया औरत है, अपने फ़ायदे के लिए कुछ भी कर सकती है। मैं तो यही दुआ करूँगी कि तुम्हारी जल्द अज जल्द किसी अच्छे घराने में शादी हो जाए और तुम्हारी इस औरत से जान छूट जाए। मैं मुस्कुराते हुए बाजी की खुलूस पर उनको दिल ही दिल में खुश होते हुए घर आ गई। खाला ने मेरे हाथ में इतना सारा सामान देखा तो खुशी से पागल हो गई और उनके बच्चे मेरे आगे पीछे फिरने लगे। मुझे अजीब नागवारी का एहसास हुआ। ऐसे लग रहा था जैसे उन लोगों ने कभी अच्छा खाना नहीं देखा। जब भी वो खाने पर टूट पड़े और मैं नागवारी से सबको देखते हुए अपने कमरे में आ गई। उन दिनों रज़िया खाला मुझसे प्यार जताने लग गई थी। वो मुझे कहती कि तू तो बिल्कुल मेरी बेटियों जैसी है और मैं चाहती हूँ कि तुम ये काम छोड़ दो और घर पर आराम से बैठो। उनकी हमदर्दी मेरे लिए अचंभे का बायस थी। भला वो कब से मेरा ख्याल रखने लगी। मेरी आगे पढ़ने की बहुत ख्वाहिश थी, मगर रज़िया खाला ने ये कहकर मुझे आगे पढ़ने से मना कर दिया कि खालू मेरी पढ़ाई का खर्चा नहीं उठा सकेंगे, वो तो मेरी दाल रोटी मुश्किल से पूरी कर रहे हैं। और अब जब उन्होंने मुझसे हमदर्दी जताना शुरू कर दी तो मेरा हैरान होना बनता था। एक दिन कहने लगी कि बस अब तुम कल से काम पर नहीं जाओगी। और महीने में जो तनख्वाह मुझे मिली थी उन्होंने ये कहकर लेने से इनकार कर दिया कि ये तुम्हारी मेहनत की कमाई है, मुझे तुमसे लेना अच्छा नहीं लग रहा। मैं हैरान परेशान होने लगी कि ये सब क्या है और खाला मुझसे इस कदर मोहब्बत क्यों जताने लगी हैं। तब मैंने सोचा कि हो सकता है कि इन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया हो। जहाँ पर मुझे इस बात का इत्मीनान था वहीं पर मुझे उस अनदेखे वजूद ने भी शको शुबे में डाल रखा था। उसने मुझे खौफ व हरास में मुब्तला कर रखा था। हर वक्त अपने आसपास किसी नादिदा हस्ती की मौजूदगी का एहसास मेरे लिए जानलेवा था और मैं चाह कर भी खुद को उस खौफ के शिकंजे से आज़ाद नहीं कर पा रही थी। मैं जब भी शकीला बाजी से इस बारे में जिक्र करने लगती तो मुझे ऐसे लगता कि जैसे कोई अनजानी कुव्वत मुझे ऐसा करने से रोक रही है और मैं चाह कर भी उस लड़के के बारे में किसी को कुछ नहीं बता सकती। यह सच था कि वो मुझे तंग नहीं करता था, ना ही वो मुझे किसी परेशानी में मुब्तला करता था, मगर उसका मुझे छोटी छोटी बात पर सताना मुझे परेशान करता। मुझे आज तक समझ नहीं आ रही थी कि क्या वो इंसान था या कोई और मखलूक था। इतना तो मुझे अंदाज़ा हो गया था कि वो कोई और ही मखलूक था, तभी तो मेरे अलावा किसी को नज़र नहीं आता था। मगर वो था कौन और मेरे पीछे क्यों पड़ा था? अगर वो कल को मुझे नुकसान पहुंचाता तो ये सोच कर ही मैं खौफज़दा हो जाती। आज तक सुनी हुई तमाम बातें, तमाम वाक़यात आंखों के सामने घूमने लगे और मैं जाकर खुद को उल्टा सीधा सोचने से बाज नहीं रख पाई थी। उस दिन मुझे खाला कहने लगी कि बस आज के बाद तुम काम पर नहीं जाओगी। उन्होंने मुझे इतने मान से ये बात कही कि मैं हैरान रह गई, मगर मेरे लिए उस घुटे हुए माहौल में रहना इतना आसान नहीं था। जो वक्त मैं शाइस्ता बाजी के घर में गुजारती वो मेरे लिए अज़ियत भरी यादों से फ़रार हासिल करने का बेहतरीन वक्त होता और अब वो बेहतरीन वक्त भी मुझसे छिनने जा रहा था। खाला कहने लगी कि तुम आगे पढ़ लेना, तुम कह रही थी कि तुमने कॉलेज में एडमिशन लेना है, बस अब तुम जैसा चाहोगी वैसा करना, वैसे रहना, क्योंकि तुमने हमेशा इस घर में ही तो रहना है। उसकी बात सुनकर मेरे कान खड़े हो गए। चौंक कर उन्हें देखने लगी तो वो कहने लगी, हाँ सही कह रही हूँ, मैंने सोचा है कि तुम मेरी बेटियों में तुम्हें बेटी बनाकर इस घर में रखूँगी। मैं सलीम से तुम्हारी शादी करना चाहती हूँ। उनकी ये बात सुनकर मेरे कान खड़े हो गए, आंखें फटी रह गई। सलीम रज़िया खाला का वो बेटा था जो माजूर था, जो किसी काम काज का नहीं था और रज़िया खाला उसकी ज़िम्मेदारी उठाने में हलकान होती रहती। उसका दिमागी तवाज़ुन भी काम नहीं करता था और अब रज़िया खाला उसकी शादी की बात कर रही थी और वो भी मुझसे। तो मेरा हैरान होना तो बनता था। रज़िया खाला मेरे चेहरे के तासुरात को कमाल महारत से नज़रअंदाज करते हुए कहने लगी कि मेरा बेटा पागल नहीं है, बस उसका जहन बच्चों जैसा है। अब डॉक्टर कहते हैं कि अगर उसकी शादी कर दी जाए तो वो ठीक हो जाएगा। अब मैं समझ नहीं पा रही थी कि मैं उस मुसीबत से कैसे छुटकारा हासिल करूं। तभी मुझे अपने चचू का ख्याल आया कि
کیوں نہ میں ان کو فون کر کے اس ساری صورتحال سے آگاہ کروں۔ میں نے اپنے سامان میں جب ڈھونڈا تو مجھے اس کا نمبر مل گیا۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ انہیں فون کہاں سے کرتی، گھر میں تو کوئی فون تھا ہی نہیں۔ مجھے شائستہ باجی کا خیال آیا تو میں نے خالہ سے کہا کہ مجھے شائستہ باجی سے کام ہے۔ انہوں نے کہا کہ میری بات سن لینا۔ حالانکہ خالہ کے چہرے پر ناگواری جاگ گئی تھی کہ اب تم گھر میں بیٹھو، 2 دن بعد تمہارا نکاح ہے۔ خالہ رضیہ نے ایسے یہ فیصلہ سنایا جیسے یہ خبر سن کر تو میں خوشی سے جھوم اٹھوں گی، مگر میں جانتی تھی کہ اگر میں نے کچھ کہا بھی تو وہ لوگ میرے ساتھ زبردستی بھی کر سکتے ہیں اور مجھے ان لوگوں کے شکنجے سے چھڑوانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اتنا تو مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ خالہ رضیہ بہت خطرناک عورت ہے، جیسے وہ نظر آتی ہے ویسی نہیں ہے۔ بہت مشکل سے خالہ کو منا کر شائستہ باجی کے گھر گئی اور ان کے گلے لگ کر میں پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ وہ بھی میری حالت دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ کیا بات ہے، تم اتنی کیوں رو رہی ہو؟ تب میں نے ساری بات انہیں بتائی تو ان کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ کہنے لگی کہ وہ بہت شاطر عورت ہے، میں تو سمجھ گئی تھی کہ کوئی نہ کوئی گل کھلا کر رہے گی۔ حیرت تو اس بات پر تھی کہ اس نے یہ شوشہ اتنی دیر سے کیوں چھوڑا۔ خیر تم پریشان مت، تو میں تمہاری پوری مدد کروں گی۔ اور پھر شائستہ باجی نے مجھے اپنا موبائل دے دیا جسے میں نے چچو کو کال کی، انہیں ساری بات بتائی۔ یہ سن کر انہیں بھی بہت غصہ آیا اور کہنے لگے کہ میں آج ہی آ کر تمہیں واپس لے جاؤں گا۔ پھر میں شائستہ باجی کے گھر بیٹھ کر چچو کا انتظار کرنے لگی۔ جب چچو وہاں پر آ گئے تو تب میں پھر سے شائستہ باجی کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی اور انہیں کہنے لگی کہ اب میں جانتی ہوں کہ دوبارہ کبھی آپ سے مل نہیں سکوں گی، مگر آپ کے ساتھ میرا بہت اچھا وقت گزرا اور آج آپ نے میری مدد کی، مجھ پر احسان کیے، میں یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گی۔ چچو کے ساتھ ہی رضیہ خالہ کے گھر گئی۔ چچو کو دیکھ کر ان کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ چچو نے انہیں خوب کھری کھری سنائی کہ شرم نہیں آئی آپ کو، یتیم لڑکی کے ساتھ ایسا کرتے؟ آپ نے اسے کسی کے گھر میں ملازمہ بٹھا دیا اور اب اس کے اپنے معذور اور پاگل بیٹے سے شادی کرنے والی تھی۔ رضیہ خالہ نے چچو کو منانے کی بہت کوشش کی، مگر چچو ان کی باتوں میں آنے والے نہیں تھے۔ مجھے لے کر گھر آ گئے۔ مجھے دیکھ کر چچی کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ پہلے ہی گھر میں 3 جوان بیٹیاں ہیں، آپ اس کا بوجھ بھی لے کر گھر میں آ گئے۔ ہم کیسے اتنی بیٹیوں کا بوجھ اٹھائیں گے، ان کی شادیاں کریں گے؟ چچی بیٹیوں کو بوجھ کہہ رہی تھی جبکہ میرے باپ نے مجھے شہزادیوں کی طرح پالا تھا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تب میرے آنسو دیکھ کر چچو کی محبت نے جوش مارا کہ یہ میری بھتیجی ہے، میرے بھائی کا خون ہے، تمہارا کوئی حق نہیں پہنچتا اس کی دل آزاری کرو۔ آج کے بعد تمہیں کبھی بھی نمیرہ کے ساتھ اس انداز میں بات کرتے نہ سنو، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ چچو کے گھر آئے مجھے کافی دن بیت گئے تھے۔ چچی کا رویہ گو کہ نارمل تھا اور میرے لیے یہ باعث اطمینان تھا۔ اب میں اس بات پر خوش تھی کہ میری رضیہ خالہ کے جھنجال پورا سے جان چھوٹ گئی، اور میں جو یہ سمجھ رہی تھی کہ جگہ کے تبدیل ہونے سے وہ انوکھا احساس بھی ختم ہو جائے گا تو میری خام خیالی تھی۔ وہ احساس ابھی بھی میرے ساتھ تھا اور اب مجھے بری طرح سے ڈر محسوس ہونے لگا کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا تھا، وہ کون تھا۔ اور اب جب کہ اس نے مجھے بہت ہی زیادہ زج کیا تو میں بری طرح سے رو پڑی کہ تم کون اور مجھے کیوں تنگ کر رہے ہو، مجھے خوفزدہ کر رہے ہو، کیا چاہتے ہو؟ میرا یہ کہنا ہی تھا کہ جیسے کوئی میرے آنسو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں سے پونچھنے لگا اور پھر سرگوشی کر کے کہنے لگا کہ تم ڈر کیوں رہی ہو؟ کیا تمہیں میں نے کوئی تکلیف پہنچائی ہے؟ تمہارا کبھی کوئی نقصان کیا ہے جو تم ایسے رو رہی ہو؟ میرا سر نفی میں ہل گیا۔ مگر تم مجھے خوفزدہ کر رہے ہو، مجھے ڈر کا احساس ہوتا ہے۔ تم مجھے بتا کیوں نہیں دیتے کہ آخر تم کون ہو اور مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ وہ پھر میرے سامنے مجسمہ سراپا بن کر آ گیا۔ وہ وہی لڑکا تھا جو اس دن میں نے اس کمرے میں دیکھا تھا۔ اسے ایک بار پھر اپنے سامنے دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ کون ہو تم؟ میرا نام ذیشان ہے اور اتنا تو تمہیں اندازہ ہو گیا ہوگا کہ میں کون ہوں۔ وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا تو میں نے گہرا سانس لیا۔ کہنے لگی کہ ہاں، میرا یہ اندازہ ہے کہ تم ہماری طرح کے انسان نہیں بلکہ کوئی اور ہی مخلوق ہو۔ وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا تمہارا اندازہ بالکل ٹھیک ہے، میں ایک جن زادہ ہوں اور میں اسی کمرے میں رہتا ہوں جہاں پر اس دن تم صفائی کی نیت سے گئی تھی۔ میری اس کمرے میں ہمیشہ سے ہی رہائش تھی کیونکہ وہاں پر کوئی آتا جاتا نہیں تھا اور وہاں پر بہت کم کوئی مہمان ٹک جاتا تو میں اسے اتنا زج کرتا کہ وہاں سے بھاگ جاتا۔ آہستہ آہستہ پورے گھر میں یہ بات پھیل گئی کہ اوپر والے کمرے میں جنات رہتے تھے۔ تبھی گھر والوں نے وہاں آنا اور مجھے تنگ کرنا چھوڑ دیا اور یوں میں آرام سے وہاں رہنے لگا۔ اس نے مزے سے یہ بات بتائی تو مجھے اس کا یہ انداز دیکھ کر ہنسی آ گئی۔ اگر جب مجھے احساس ہوا کہ وہ کوئی نارمل انسان نہیں بلکہ ایک جن ہے تو خوف نے میرے دل کو اپنی مٹھی میں لے لیا۔
وہ بھی جیسے میرے چہرے کے تاثرات پڑ رہا تھا۔ تم تو ایسے ڈر رہی ہو جیسے میں نے تمہارا پتہ نہیں کتنا نقصان کر دیا۔ تمہیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، میرا شمار تمہارے دشمنوں میں نہیں بلکہ اپنوں میں ہوتا ہے۔ اور یہ بات کہتے ہوئے وہ جھٹ سے پھر سے غائب ہو گیا، اور میں چاروں طرف حیران نظروں سے اسے ڈھونڈتی رہ گئی۔ وہ ایسا ہی تھا، چھلاوے کی طرح میرے سامنے آتا اور پھر اچانک غائب ہو جاتا۔ کئی بار چچی اپنے منہ پر حیرت سے انگلی داب لیتی۔ ارے نمیرا، تم کس کے ساتھ اکیلے باتیں کرتی رہتی ہو؟ اب چچی کا رویہ بھی آہستہ آہستہ میرے ساتھ نارمل ہونے لگا، اور انہوں نے یہ قبول کر لیا تھا کہ ہر انسان اپنے حصے کا ہی رزق کھاتا ہے، اور میں بھی ان کا یا ان کی بیٹیوں کے حصے کا رزق چھیننے کے لیے نہیں آئی، بلکہ میں بھی وہی سب کچھ حاصل کروں گی جو میرے رب نے میرے نصیب میں لکھا ہوگا۔ چچو کی جاب میں ترقی ہونے لگ گئی، اور اب انہوں نے ایک چھوٹا سا سائیڈ بزنس بھی شروع کر دیا تھا۔ اب ان کا کاروبار بھی خوب چمکنے لگا تھا، اور گھر میں بھی خوب خیر و برکت ہونے لگی۔ چچو اس سب کا باعث میری ہی ذات کو ٹھہراتے تھے۔ وہ چچی کو کہتے تھے کہ تم اس کی ذات سے گھبرا رہی تھی نا، اور تمہاری باتوں میں ہی آ کر میں نے اسے اس گھٹیا عورت کے حوالے کیا تھا جو نہ جانے اس کے ساتھ کیا کیا سلوک کرتی، اس سے اپنے پاگل بیٹے کے ساتھ بہنے والی تھی۔ یہ تو شکر ہے کہ اس پاگل نے مجھے بر وقت فون کر دیا، ورنہ میں ابھی تک پچھتاتا رہتا کہ میری بھتیجی کے ساتھ اتنا بڑا ظلم ہو گیا۔ اور چچی یہ بات سن کر شرمندہ ہو جاتی۔ چچا نے اب میرا کالج میں ایڈمیشن بھی کروا دیا تھا، گو کہ اب میں اپنی کلاس کی لڑکیوں سے 1 سال پورا پیچھے تھی، مگر مجھے اس بات کا قلق نہیں تھا، بلکہ میں اس بات پر خوش تھی کہ اب میں وہ حاصل کرنے جا رہی ہوں جس کا مجھے ہمیشہ سے شوق تھا۔ میرے ماں باپ تو ہمیشہ سے یہی چاہتے تھے کہ میں پڑھ لکھ کر کسی قابل بن جاؤں، اور میں بھی ہمیشہ اپنے ماں باپ کا خواب پورا کرنا چاہتی تھی، مگر ان کی وفات کے بعد مجھے اپنا یہ خواب ادھورا محسوس ہونے لگا تھا۔ مگر اب چچو کی وجہ سے میرا یہ ادھورا خواب مکمل ہوتا محسوس ہونے لگا۔ چچو کی 2 بیٹیوں کی شادیاں ہو گئی تھی، اب وہ اپنے گھر بار کی ہو چکی تھی، اور اب میں اور صبا گھر میں اکیلے رہ رہے تھے۔ صبا مجھ سے 1 سال چھوٹی تھی، مگر وہ مجھے آپی یا باجی کہنے کا تکلف بالکل نہیں کرتی تھی۔ ہم دونوں میں تو بہت ہی زیادہ دوستی تھی۔ اب ہم دونوں گھر کے کام کاج میں بھی چچی کی مدد کروا دیا کرتی، اور چچی کو خوب زچ بھی کرتی تھی، اور اس دوران اس جن ذاتی نے بالکل بھی میری جان بخشی نہیں کی تھی، بلکہ وہ بھی کبھی کبھار مجھے اس قدر زچ کرتا کہ میں دونوں ہاتھوں میں سر تھام کر رہ جاتی، مگر کبھی بھی کہیں نہ کہیں دل میں یہ اطمینان بھی تھا کہ وہ کبھی بھی مجھے نقصان نہیں پہنچائے گا، بلکہ وہ تو میرا ایک خیر خواہ ہے جس نے ہر مشکل وقت میں میری ہمیشہ مدد کی ہے۔ اور تب میں اطمینان سے سرشار ہو کر یوں ہی مسکرا دیا کرتی تھی۔ جب کبھی بھی میں چچو کے ساتھ اپنے ماں باپ کی قبر پر جاتی تو میں بری طرح سے بے قرار ہو جاتی اور پھر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑتی۔ چچو ایسے میں مجھے سہارا دیتے کہ حوصلہ رکھو، اللہ کی یہی مرضی تھی، تمہیں چھوٹی سی عمر میں اتنا غم دیکھنے کو ملا، مگر فکر نہ کرو، اللہ تمہیں اس کا بہت بڑا اجر دے گا۔ وہ مجھے باتوں ہی باتوں میں یوں ہی حوصلہ دے دیا کرتے تھے، اور میں بھی ان کی باتوں کو اپنے دل میں اتارتی رہتی۔ چچو کہتے تھے کہ تم اپنے ماں باپ کی روحوں کو سکون پہنچا سکتی ہو اچھے اعمال کر کے، ان کے لیے صدقہ جاریہ بن کے، ان کے خواب کو مکمل کر کے۔ وہ یہ چاہتے تھے کہ تم کسی قابل بن جاؤ، اور تم کسی قابل بن کر ان کی روح کو پرسکون کر دو۔ اور اب جب میں مقابلے کا امتحان پاس کر کے ایک اچھی پوسٹ پر بھی قابض ہو گئی تھی، تو پھر آج میں بھی اپنے ماں باپ کی قبر کے سامنے کھڑے ہو کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگ گئی تھی، اور تبھی مجھے اپنے چچو کی بھی آواز سنائی دی تھی۔ وہ کہنے لگے کہ آج میں اپنے اس امتحان میں سرخرو ہوا ہوں۔ آج مجھے بہت خوشی ہے کہ میں نے اپنے مرحوم بھائی کا ایک بہت بڑا خواب پورا کر دیا ہے۔ اور تب مجھے بھی بالکل ایسے ہی محسوس ہوا
کہ جیسے کسی نے چپکے سے میرے آنسو پونچھ دیے ہوں۔ اور یہ آنسو پونچھنے والا کون تھا، یہ سوچ آتے ہی میں مسکرا دی تھی۔